हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री के रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको हल करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन को तोड़ ही दीजिए और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए और इस चैनल के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने अपने नए अंदाज के साथ स्टार्ट किया हुआ था गैसियस स्टेट चैप्टर 5, आपके क्लास 11th का चैप्टर 5। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हुआ है क्या क्या स्टार्ट करके ख़त्म कर दिया था कि क्या होते हैं जो मैटर मैटर की गैसेस स्टेट तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे गैसेस स्टेट। लेकिन उसके अलावा जो अन्य स्टेट्स हैं जैसे कि आपकी प्लाज्मा स्टेट हुई या हो जाए सॉलिड गैस, सॉरी सॉलिड लिक्विड एंड बोस-आइंस्टीन। तो ये जितनी भी चारों स्टेट हैं, इवन ये पांच स्टेट, मतलब मैंने अब इधर उधर लिख दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका कोई रियल क्रम होता नहीं है, क्रम इनका रियलिटी में होता नहीं है। लेकिन बोला जाता है कि सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा देन बोस-आइंस्टीन, इस तरीके से पांच अवस्थाएं बताई जाती हैं कि जिसमें फर्स्ट स्टेट आपके सॉलिड को लिया जाता है, देन लिक्विड, देन गैस, देन प्लाज्मा, देन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी थी और साथ ही साथ मैंने कल एक और जानकारी दी थी, कौन सी, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। तो दोस्तों, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स देन इंट्रामोलिक्यूलर डिस्टेंस, इनके बारे में जानकारियां मैंने कल दे दी थी। तो दोस्तों, कैसे लगा वो वीडियो? आपको अच्छा लगा ही होगा और आपको बिल्कुल स्मूथ तरीके से समझ आ गया होगा। मैं ये तो आपके दिमाग में घुस करके मैंने इस टॉपिक को समझाया था। तो दोस्तों, अब आइए, अब हम अगले टॉपिक जो आपका होगा क्या, आपका अगला टॉपिक है आपकी बुक में दिया हुआ, हाँ, अनदर फोर्स, अदर फोर्सेस इन मॉलिक्यूल्स। तो जो अन्य फोर्स है उनमें कौन कौन से फोर्स दिए गए हैं आपके इसमें? पहला तो लंदन फोर्स, देन लंदन फोर्स के बाद देन दिया हुआ है डाइपोल फोर्स, डाइपोल फोर्स, एंड अनदर वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन फोर्स। तो ये है आपके जो अनदर फोर्सेस हैं या फिर अनदर बॉन्ड्स हैं। इनको आप फोर्स के से ज़्यादा बेटर आप बॉन्ड के रूप में जाने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सभी एक प्रकार के क्या हैं, बंध हैं। तो जिसमें सबसे मेनली होता है, सबसे ज़्यादा फेमस आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द यहाँ पर आप देख रहे होंगे, लंदन बॉन्ड। तो आपको इसको देखते हुए आपको सीधे कहेंगे कि किसी देश से कोई संबंध रखता होगा तभी तो आया। अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है यहाँ पर पे, वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये लंदन एक साइंटिस्ट का नाम है बाबा, हमारे प्यारे साइंटिस्ट साहब हैं, उनका नाम है लंदन। तो उनके उनके ही नाम के आधार पर इस बॉन्ड को उन्होंने ही इस बॉन्ड के बारे में जानकारी दी थी। इस वजह से उनके नाम के आधार पर इस बॉन्ड का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर जो साइंटिस्ट जो आपके साइंटिस्ट हैं लंदन, फ्रेडरिक लंदन, इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि दो परमाणु हैं, उनके मध्य यदि एक क्षण आकर्षण बल लगे तो वह बल हमेशा उनकी जो अंतरानाभिकीय दूरी की छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंदन बल में कहा गया था कि यदि कोई दो परमाणु हैं उनके मध्य एक प्रकार का क्षण बल लगता है, जिसे उन्होंने आगे चलकर लंदन बल का नाम दिया, और यह बल उसकी अंतरानाभिकीय दूरी के छठी घात के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना आपके लिए बेटर होगा, सिर्फ इतना ही। और यही स्टेटमेंट डायरेक्ट आपके
एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेटमेंट डायरेक्ट ही इसके एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी ज़्यादा उतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है, और मुझे भी उतने अच्छे से, मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं जो बनता है मुझे बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता। बॉस मेरे को ये बॉन्ड में ये उतना ज़्यादा कंफर्म मुझे मालूम नहीं है कैसे क्या होता है। तो दोस्तों इसे सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट के सहारे याद रखिए, और इस संबंध को डायरेक्टली पूछा जाता है आपके एवरी कॉम्पिटेटिव हाई लेवल। यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट, मैं खुद बोल रहा हूँ कि जैम, नेट, गेट एंड JEE नीट। अब बोलिए, अब यहाँ से तो अब वापस नहीं आएंगे। अगर से ये चीज़ें अगर से आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में नहीं दिखी तो मेरा नाम और मेरे चैनल का नाम बदल दीजिएगा। ऐसी चीज़ें बिल्कुल पूछी जाती है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर जैसे दिक्कत होती है, अधिकतर लोगों को समझने में दिक्कत आती है, इस वजह से इसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि लंदन बल किन्हीं दो परमाणु के बीच लगने वाला वह क्षण बल है जिसका जो उन परमाणुओं के अंतरानाभिकीय दूरी के छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उसके लिए संबंध कुछ इस तरीके से होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इसके और मैं कहता हूँ आप भी अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं जाने और सिर्फ इतना ही जान लें तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इवन बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम डाइपोल मोमेंट की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट में क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं जानना। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने आयनिक जो होते हैं आयंस, तो ये है मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड। अब इन्हें अब हम परमाणु स्तर में जाएंगे, परमाणु स्तर तक जाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। पहली चीज इसे क्योंकि आप रिलेट किससे करेंगे इस डाइपोल बॉन्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रिक बॉन्ड, हिंदी में आयनिक बंध से इसे रिलेट करेंगे आप, क्योंकि डाइपोल अब यहाँ पर सबसे पहले से चीज आपके दिमाग में आएगी डाइपोल होता क्या है। तो डाइपोल होता क्या, जैसे कि आप देखेंगे अपने आसपास जो आपका वायर होगा, आपके आसपास कहीं ना कहीं तो वायर रखे होंगे। वायर में क्या होता है, कैसे करंट उत्पन्न होता है, करंट तभी उत्पन्न होगा जबकि वो डाइपोल में चेंज हो। बिना डाइपोल में चेंज हुए बिल्कुल करंट नहीं। तो डाइपोल में होता क्या है, जैसे ही आप अपना स्विच ऑन करते हैं तो एक तरफ जो है, जो बोर्ड साइड जो है एक कैथोडिक माध्यम उत्पन्न हो जाता है, और जो आपके जिस यंत्र की ओर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उधर एनोड उत्पन्न हो जाता है, एनोडिक माध्यम उत्पन्न हो जाता है। तो वो एनोड से कैथोड की ओर जो आपके जो इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड जाते हैं, कैथोड टू एनोड। तो आपके जो बोर्ड में, अब सॉरी मेरे से थोड़ी गड़बड़ी हुई थी, बोर्ड में जो है एनोड उत्पन्न हो जाता है, और कैथोड जो है आपके जिस यंत्र की ओर उसे उस धारा को प्रवाहित करना होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पाथ कैथोड टू एनोड होता है, कैथोड टू एनोड। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे तो कैथोड में जो प्लस चार्ज है वो जनरेट हो जाएगा, कैथोड में प्लस चार्ज हो जाएगा और एनोड की ओर माइनस चार्ज। और दोनों चार्ज अगर किसी एक माध्यम में या फिर एक वस्तु हो जाए या फिर एक धातु हो जाए, किसी भी कोई भी एक पदार्थ हो जाए, पदार्थ में यदि अगर एक तरफ प्लस चार्ज और दूसरी तरफ माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाए, और इसे ही कहते हैं हम क्या, डाइपोल। एक छोर में, जैसे मान लीजिए आप इसी पेन को ले लीजिए, या फिर आप अपने आसपास पड़ी हुई किसी भी वस्तु को मान सकते हैं। मैं इस पेन के जरिए ज़्यादा बेटर वे में समझा पाऊंगा। तो यदि मान लीजिए इसके इस छोर पे आपके माइनस चार्ज है और इस छोर पे अगर प्लस चार्ज है, इस छोर पे माइनस चार्ज है और इस छोर पे प्लस चार्ज है, तो क्या होगा कि यहाँ पे दो चार्ज हैं तो ये अलग अलग एक ध्रुव बना लेंगे, एक प्लस डाइपोल और दूसरा माइनस पोल, एक प्लस पोल और दूसरा माइनस पोल, और यही जो है डबल पोल की तरह कार्य करेंगे, और इसी वजह से इसे क्या कहेंगे, डाइपोल। इसे क्या कहेंगे, डाइपोल, क्योंकि इसमें कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं। तो दो ध्रुव जिस जगह पर उत्पन्न हो जाए उसे ही कहते हैं द्विध्रुव। हिंदी में द्विध्रुव और इंग्लिश में डाइपोल कहेंगे, जहां पर डाई पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाए,
डाइपोलराइजेशन उत्पन्न हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे किसी भी पदार्थ में, तो अब आप तो समझ गए होंगे, पदार्थ में जैसे डाइपोल उत्पन्न हो जाए तो क्या होता है, एक डाइपोल वाला, ये मान लीजिए आपका ये अणु है और ये दूसरा अणु है, यहाँ पर एक तरफ ये माइनस चार्ज है आपका, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, सॉरी ये प्लस चार्ज है देन माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चार्ज है। तो आप खुद जानते होंगे कि आपको इतना तो पता ही होगा कि जो विपरीत चार्ज वाले जो पोल्स होते हैं, अपोजिट चार्ज वाले पोल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यही आकर्षण बल बाद में जाकर के एक बॉन्ड का रूप ले लेता है जिसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। जब दो विपरीत आवेश वाले पोल आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाते हैं, और इसी आकर्षण बल को कहते हैं हम डाइपोल डाइपोल फोर्स, यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव बल। और इनके मध्य जो एक बल के कारण एक बंध उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड अपन समझ चुके हैं, तो इसके बारे में एक और फैक्ट्स अपन जान लेते हैं। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट बिना फैक्ट के तो हम तो बिल्कुल नहीं बताते हैं, जो फैक्ट्स आएगा बिल्कुल बताया जाएगा। तो ये आइए फैक्ट क्या कहता है। जब विद्युत धारा कहीं प्रवाहित ना की जाए और वो कोई पदार्थ रखा हुआ है, पदार्थ में इस तरीके से अस्त व्यस्त तरीके से ये डाइपोल इनका जो अणुओं का आकार तो एक जैसा होगा कि मेरे हाथ से बन नहीं पाया है। अब बुकों में क्यों ऐसे एक जैसा बन जाते हैं कि कंप्यूटर का कमाल होता है, यहाँ पर हाथ का कमाल है बाबा, हाथ का कमाल है, इस वजह से यहाँ पर नहीं बन पाया है। समझ गए? बिल्कुल। तो आइए हम बना देते हैं द्विध्रुव, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस, कुछ भी कहीं पर बना दीजिए आप, हम तो बिल्कुल नहीं रोकेंगे। क्यों? या एक दूसरे को ऐसा एकदम अस्त व्यस्त तरीके से क्यों है? तो यहाँ पर लिखेंगे आप absence of electricity या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स। absence of electric force मतलब विद्युत बल के अनुपस्थिति के कारण ये एक दूसरे के रूप में अलाइन नहीं है। लेकिन जब प्रेजेंस, यहाँ पर कैसे हम इलेक्ट्रिक प्रवाहित किया जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे प्रवाहित करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके प्रवाहित करते से मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रिक ये तो स्टार्टअप है, ये वीडियो के एंडिंग तक क्या है? हाँ, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी की आपको बता दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक हमेशा जो भी फोर्स लगाया जाएगा फोर्स जो है एक सदिश राशि होती है तो सदिश राशि की एक दिशा होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक प्रकार का फोर्स है, एक प्रकार का बल है, और बल हमेशा क्या होता है? सदिश। ये शब्द को ध्यान रखें, बल चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, बल हमेशा सदिश होता है। और सदिश होने का क्या प्रभाव पड़ता है? बल हमेशा सदिश। इस बात को आप अपने दिमाग में भर लीजिए। आपको कोई किसी भी तरीके से का बल लगाए, प्रेशर के अनुसार किसी भी तरीके का लगाए, प्रेशर बल ये सभी चीजें एक ही बात है, और ये सभी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? आपकी सदिश राशियां हो जाएंगी। सदिश राशियां हो गई, तो सदिश राशियां हैं। तो अब आइए सदिश राशियों में मेन चीज क्या होती है? सदिश राशि एक दिशा में चलते जाती है, वो दिशा बदलती ही नहीं है, और दिशा बदलेंगी तो फिर वो अपने आप को विपरीत, यानी कहना चाहिए अपना मार्ग ही बदल देंगे, या फिर वो अपने प्लस पॉइंट को ले जाकर के माइनस में कर देंगे, तो उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही बदल जाएगी। इसी वजह से सदिश राशियों का एक दिशा होती है, दिशात्मक गुण पाया जाता है। इसमें सदिश राशियों में कौन सा गुण पाया जाता है? तो दिशात्मक गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दिशात्मक
गुण किसमें पाया जाता है? तो सदिश राशियों में पाया जाता है दिशात्मक गुण। अब आइए अब हमारे टॉपिक के ऊपर। इलेक्ट्रिक फोर्स ये जब इसे अप्लाई किया जाएगा तो ये अपनी एक दिशा बनाएंगे। मान लीजिए उनकी दिशा इस तरीके से है, ये हमने माना है, कोई जरूरी नहीं कि ये, और ये मेरे हाथ से थोड़े असमांतर बन रहे हैं, लेकिन रियलिटी में एक दूसरे के समांतर चलती हैं ये रेखाएं। ये क्या है? ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? ये रेखाएं हैं इलेक्ट्रिक लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन है ये, इलेक्ट्रिक लाइन, समझ गए भाई? इलेक्ट्रिक लाइन है ये। तो इलेक्ट्रिक लाइन में क्या, तो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। कैसी होती? पैरेलल। इलेक्ट्रिक लाइन जिसे अब हम विद्युत क्षेत्र एरिया, इलेक्ट्रिक लाइन, और देन इसे अभी हम ये मान लीजिए, और ये हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा जो है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। इस चीज को आप अपने दिमाग में भर सकते हैं। वैसे रियलिटी में वैसे इस बात को बिल्कुल तरीके से आप भर लीजिए कि माइनस चार्ज जिस ओर बढ़ेंगी उस ओर प्लस चार्ज होगा आपका। तो इस तरीके से बढ़ रही है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो इसी तरीके से अब हम यहाँ माइनस चार्ज है, इस तरीके से ये इसमें अब व्यवस्थित करते जाएंगे। पास में नहीं होगा, थोड़ा पास में बनाने की कोशिश करते करते एक दूसरे को टकरा गए हैं, पर टकराए हुए दिखाई नहीं देंगे। इस तरीके से आप ले लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। ये देखिए, यहाँ में माइनस बनाना होगा, यहाँ प्लस बनाना होगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसा क्योंकि अब यहाँ पर एक दूसरे के, मान लीजिए यहाँ पर माइनस किया, यहाँ पर प्लस क्यों नहीं किया? बीच में ऐसा प्लस माइनस ऐसा उल्टा सीधा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये विपरीत आवेश होगा तो ही आकर्षण बल होगा। अब जो आपका समान आवेश वाला है उसे एक बार बनाने की कोशिश करेंगे हम। प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरीके से एक अलाइन हो जाएंगे, एक ही क्षेत्र रेखाओं के समांतर अलाइन हो जाते हैं। इस किसकी उपस्थिति के कारण? इलेक्ट्रिक फोर्स की उपस्थिति के कारण। इलेक्ट्रिक फोर्स की उपस्थिति के कारण एक ही क्षेत्र रेखाओं के अनुरूप अलाइन हो जाते हैं। अब आइए और एक फैक्ट्स आते हैं। फैक्ट्स पे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं सर जी। फैक्ट्स के भरोसे ही तो पूरा साइंस चलती है। साइंस फैक्ट्स के कारण ही चलती है। उनकी जड़ तक जाना पड़ता है, क्यों होता है, कैसे कैसे सिस्टम होता है। पहले स्टार्टिंग में फैक्ट्स जाना जाता है, उसके बाद ही उसकी जो थ्योरी है, थ्योरी को जाना जाता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपके ये है आपके दो द्विध्रुव, जिसमें यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। यहाँ क्या होगा? ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जैसे समान चीजें। अब बताइए, वैसे ये बात है ही, लेकिन अधिकतर जगहों पर भी आप देखेंगे कि इस तरीके से जो आपके विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, जो समान ध्रुव है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आप तो ये चीजें तो बिल्कुल तरीके से जानते हैं। तो क्या होगा कि ये दूसरे को इस तरीके से, ये यहाँ पर भी इधर फोर्स लगाएगा और ये इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से फोर्स लगाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो है, जो पहले इतनी दूरी पे थे, ये यहाँ पर दूरी बढ़ती जाएगी, और रेगुलर रूप से दूरी बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा? समान ध्रुव एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनका स्थायित्व घटता चल जाएगा। स्थायित्व क्यों घटेगा? क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ते जाएगी। आप खुद बताइए, प्लस 35 पहले से, ये मान लीजिए प्लस 35 वाट पहले से एनर्जी या फिर रखी हुई है। एनर्जी नहीं कहना चाहिए हमें, इसे कहना चाहिए प्लस शक्ति, पावर इतनी पहले से है, प्लस 35 वाट। अब मान लीजिए अगर से एक्स्ट्रा आपने प्लस 15 दे दिए, तो यहाँ पर भी बढ़ेगा कि घटेगा? ये तो शक्ति बढ़ेगी, जिसके कारण एनर्जी भी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ती है तो स्थायित्व तो घटता ही घटता है। तो यहाँ पर जो समान ध्रुवों के एक दूसरे के पास में आने से जो उनकी स्थायित्व घटने का कारण जो मुख्य रूप से होता है, वह उनकी ऊर्जा बढ़ती है। जैसे समान ध्रुव पास में आएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और उनका स्थायित्व घट जाएगा। इस वजह से समान ध्रुव एक दूसरे के पास आने पर एक दूसरे को क्या कहना चाहिए, दूर धकेलते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इनकी एनर्जी बढ़ती है, जिस कारण ये एक दूसरे से जो दूर होने लग जाते हैं।
और दूर क्यों होंगे? क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी। और एनर्जी क्यों बढ़ेगी? या फिर एनर्जी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि समान ध्रुव है, और समान ध्रुव हैं तो इनकी जो मूल मान है, मूल मान से दूर जाते जाएंगे, मूल मान से दूर जाएंगे तो स्थायित्व घट जाएगा, स्थायित्व घट जाएगा। मैं बार बार इस चीज को क्यों समझा रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो दोस्तों आइए, तो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, देन डाइपोल डाइपोल फोर्स, आयनिक जो रेखाओं में जो संरेखित होते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आइए अब हम बात करते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक प्रकार का क्यों बंध होता है? तो अब इसके बारे में जो छोटी मोटी जानकारी देने से पहले, बिल्कुल देने से पहले नहीं, बिल्कुल दे ही देते हैं। तो यहाँ पर देने से पहले एक और बात आपको बता दूं यार, जो कि मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताऊंगा सोचा था, लेकिन अभी मैं लॉन्ग में ही बता देता हूँ। उसके बाद एक शॉर्ट्स वीडियो जरूर लाऊंगा, और इसके बाद ही लाऊंगा, जो इस वीडियो के अपलोड होने के ठीक बाद लाऊंगा, जो जिसमें कि मैं बताऊंगा कि आयनिक डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि आपके आयनिक बॉन्ड और जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध, इन दोनों के मध्य क्या अंतर होता है? तो देखिए क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड और आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से तो दोनों बंध बनते हैं कि NaCl Na+Cl, तो यहाँ पर Cl इलेक्ट्रॉन Na से निकल करके Cl में, Cl के कोष की तरफ ज़्यादा तेजी से आकर्षित होता है, तो इस वजह से Na आंशिक रूप से प्लस चार्ज युक्त हो जाता है और Cl आंशिक रूप से माइनस चार्ज युक्त हो जाता है। इस प्रकार आयनिक बंध बन जाता है। जबकि आप अगर से देखें तो जो आपके मीथेन होते हैं, कार्बन +2H2, कुछ मैं परफेक्ट रिएक्शन नहीं बताना चाह रहा हूँ, मात्र उसे बनाने की कोशिश करूँ तो कार्बन और यहाँ पर भी चारों बॉन्ड इक्वल रूप से, क्योंकि इनके इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर कोई डाइपोल उत्पन्न नहीं होता है, इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये डाइपोल उत्पन्न क्यों हो गया और आयोनिक बॉन्ड क्यों है, और यहाँ पर डाइपोल क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, और ये आपका सहसंयोजी बंध क्यों है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो आपका यदि दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आना चाहिए था आपके दिमाग में। इस आयोनिक बॉन्ड और सहसंयोजी बंध, इन दोनों में एक कुछ ना कुछ एक कॉमन बात है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो दोनों में हो रहा है, लेकिन फिर भी एक कोवेलेंट है, दूसरा आयोनिक है। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कौन क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब सर जी ये बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो वो समझाइए क्या बात होती है। तो क्या होता है आयोनिक बॉन्ड में? आयोनिक बॉन्ड में अब समझाना चाह रहा हूँ। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है। क्या होता है देखिए, यहाँ बता दूं आपको, इस एक पॉइंट को आप लिख सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट लिख करके क्यों बताना, आप बिल्कुल आप बताइए। कोई आपके आप अब यहाँ पर एक चीज आपने देखी कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये तो आप जानते ही हैं। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ज़्यादा वाला है वो उतनी ही तेज़ी से उसे आकर्षित करेगा, और जितनी तेज़ी से आकर्षित करेगा तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज, डेल्टा माइनस चार्ज तेज़ी से उत्पन्न होगा, और दूसरे के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज तेज़ी से उत्पन्न होगा, जिस कारण से डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव यानी द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा तो आपका आयोनिक बॉन्ड उत्पन्न हो जाएगा। कारण क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको हाई देखने को मिल जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई देखने में मिल जाए, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा हमेशा हमेशा। और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो, इवन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो, 0.2 0.3 इतने के लगभग हो, मात्र इतना ही अंतर हो, तो वहां पर हमेशा हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो या फिर 0.1 0.2 या फिर नियरली 0.3 के बाद भी आप धीरे धीरे आयोनिक बॉन्ड की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आप कोवेलेंट बॉन्ड तक रह सकते हैं। तो
जो मेन रीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का कारण होता है। इस वजह से आयोनिक बॉन्ड कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से आप समझेंगे सर जी जहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की उपस्थिति जहाँ जहाँ होगी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगी। तो आप कहेंगे तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। आपके हिसाब से ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है, ना कि आप कहेंगे तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ नहीं है। आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो H2O में देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा? H2O हुआ, इवन एक दो अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं, जैसे कि HCl शायद, नहीं, HNO3, ऐसा कुछ एलिमेंट्स है जहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो क्यों देखने को मिलता है ये चीज? अब आपको बता दिया जाए क्यों देखने को मिलता है। यहाँ पर हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन है यहाँ, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के होने से क्या फर्क पड़ रहा है? तो फर्क ये पड़ जाता है दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन नहीं, HNO3 नहीं, यहाँ पर HF ले सकते हैं, या फिर आप HBr ले सकते हैं, कुछ इस तरीके के अणु होंगे। अब यहाँ पर इनके होने से क्या होगा, या फिर HF है तो HF के होने से क्या होगा, जो कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन यहाँ नहीं है। तो आप यहाँ पर एक और चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन ये किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की तुलना में लगभग बराबर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस वजह से यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप कहेंगे, आपके दिमाग में और एक चीज आएगी, सर जी फिर से ये तो आपका आयोनिक बॉन्ड है। तो यस, ये इसको आप आयोनिक बॉन्ड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण हम इसे एक अलग ही नाम देंगे, क्योंकि ये अपने अलग ही व्यवहार शो करेगा। अब अलग व्यवहार कैसे शो करेगा हम आगे देखेंगे, लेकिन क्या होता है कि आप इसे परिभाषा के रूप में याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो जब ऐसे परमाणु ऐसे अणु जिनमें हाइड्रोजन और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के मध्य द्विध्रुव उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण एक अन्य प्रकार का बंध आपस में बन जाए, उस बंध को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इनके मध्य जो है एक प्रकार का अलग ही प्रकार का बंध होगा। लेकिन आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि ये मान लीजिए आपका एक अणु है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आपको तो पता है कि ये इस तरीके का ना हो करके कुछ इस तरीके का होता है, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक ये हो गया, लेकिन ये परमाणु है, परमाणु से अणु बना है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड जब एक ही अणु हो तो वहां देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक से अधिक अणु है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में कि इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस, और यहाँ पर भी डेल्टा प्लस, और यहाँ पर भी डेल्टा प्लस, और यहाँ पर भी डेल्टा माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश की जा रही है। तो क्या होगा कि यहाँ पर तो इनके मध्य तो बंध है ही है, लेकिन यहाँ पर इनके मध्य भी एक अन्य क्या कहना चाहिए आभासी बल उत्पन्न हो जाता है, एक अन्य प्रकार का आभासी बंध उत्पन्न हो जाता है। जब दो अणुओं के मध्य, जब दो अलग अलग जल के अणु, जल या फिर अन्य अणु, जब दो अणुओं के मध्य जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन के मध्य एक अन्य प्रकार का आभासी बल उत्पन्न होता है, और इसी बल को हाइड्रोजन बल और इस बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसी प्रकार से और भी अणु होते हैं, वो भी आपस में जुड़ते जाते हैं, और जितने पास में पहले थे उससे भी पास में वो अणु आ जाते हैं इस कारण से। अब यहाँ पर
अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप समझ गए होंगे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट और आपके जो क्या कहना चाहिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य लगने वाले बंध को कहते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइए अब हम बात करेंगे गैसियस स्टेट। अब हम जितनी भी बातें कर ली हमारे क्या कहना चाहिए आपके अन्य अवस्थाओं के बारे में, जिनमें थे आपकी प्लाज्मा वगैरह वगैरह अन्य अवस्थाओं के बारे में बिल्कुल सारी बातें हो गई थी हमारे पिछले वीडियो में। इसके बाद हमने इस वीडियो में जो बंध है बंधों के बारे में, अन्य प्रकार के बंध है, डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन एंड आपके जो लंदन बॉन्ड है, लंदन बॉन्ड, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी एकत्रित कर ली थी, कर ली है कह दीजिए। अब हमारी बारी आएगी गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में से ले चलता हूँ मैं आपको गैसियस लॉ में, लॉ ऑफ गैसेस में। तो यहाँ पे लॉ ऑफ गैसेस में चले तो सबसे पहली चीज़ कितने होते हैं, तो 3 लॉ, कितने होते हैं, 3 नियम होते हैं। आप कौन कौन से होते हैं, तो इसको सबसे मेन तरीके से आप किन किन वैज्ञानिकों ने दिए हैं, तो BCG करके याद रखेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा आपको। तो आइए, तो यहाँ पर इसे याद रख सकते हैं, तो यहाँ आप BCG के रूप में मैंने बता दिया। BCG से कैसे थे, बी से बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, सी से चार्ल्स लॉ, एंड देन आपका जी से गै-लुसेक लॉ। तो आप इस तरीके से याद रखिए। तो यहाँ पे आप किस किस के बारे में बात करेंगे, तो प्रेशर वॉल्यूम के बारे में PV। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे आप सेकंड नंबर पे बात करेंगे आप किसके बारे में, चार्ल्स नियम में आयतन ताप VT के बारे में, एंड देन लास्ट में PT के बारे में लास्ट में बात करेंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे PVT, BCG PVT, इस तरीके से ध्यान रखेंगे BCG PVT। तो B में जब भी जाएंगे तो 2 को ले लीजिए, देन C में जाएंगे तो 2 को ले लीजिए, और G में जाएंगे तो फिर बाद में आपको PT को लास्ट में लेना है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में आपको याद रहेगा। तो ये याद करने की आपकी ट्रिक हो जाएगी BCG PVT। अब यहाँ पर आइए, तो बॉयल का नियम क्या कहता है आपको, तो बॉयल के नियम का सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए, कि स्टेटमेंट में लिखेंगे आप क्या, कि इस नियम के अनुसार किसी गैस पर लगाया गया दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस पर लगाया गया दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे गणितीय रूप में आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, P व्युत्क्रमानुपाती V। अब इससे क्या समझेंगे, तो देखिए, अब आप मान लीजिए आपने एक गैस का गुब्बारा है, आप मान लीजिए, या फिर गैस का गुब्बारा ना मान करके आपने मान लीजिए एक, आपने क्या कहना चाहिए, आपने एक आपकी डब्बा है, एक प्रकार का कोई डब्बा है, कोई डब्बे का उदाहरण लेना चाहूँ, या फिर इसी पेन का उदाहरण लेना चाहूँ, तो पेन में ये मान लीजिए खोखला पेन है आपका, इसे आप मान लीजिए खुला रखे हैं, उस समय क्या होगा, या फिर आपने एक पात्र रखा हुआ है, आपका ये पात्र है मान लीजिए, इस पात्र में यहाँ पे आपने एक बेल या फिर एक प्रेशर जो डालने के लिए एक आपने प्रेशर के लिए आपने कुछ रखा हुआ है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, आप सिलेंडर या फिर कुछ ऐसा प्रेशर जिससे आप प्रेशर डालने वाले हैं। और यहाँ पे गैस के कुछ अणु हैं, ये कुछ यहाँ तक टिके हुए हैं, गैस के अणु हैं। तो गैस के अणु एक अभी यहाँ पे आयतन क्या है, V है, ये V है, V1, और ये है आपका प्रेशर P1 है, इस समय प्रेशर P1 है। लेकिन जब आपका प्रेशर आपने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, उसे इस जो पिस्टन, ये आपका पिस्टन है, माफ कीजिए, ये पिस्टन है आपका, पिस्टन है ये आपका। तो पिस्टन को आप नीचे धकेलेंगे, तभी जाकर के उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो कुछ इस तरीके से आपका सिलेंडर है, आपको मान लीजिए, आयतन चेंज हमें। और यहाँ पर एक और बात है, स्टेटमेंट पे आप एक और चीज ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट को पूरे तरीके से कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। स्थिर ताप आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था। स्थिर ताप होगा जहां पर ये ताप T यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ताप T रहेगा, लेकिन प्रेशर अब यहाँ पर बढ़ा करके आपने यहाँ तक कर लिया। तो यहाँ पर जो आपका गैस के अणु है अब पास में आ गया, और इनका आयतन क्या हो गया, अब आयतन घट गया। P2 बढ़ा, P2 घट गया। P2 बढ़ा आपका, देखिए क्या हुआ, P बढ़ा मतलब प्रेशर बढ़ा, तो आपका आयतन कम हो गया है। देख रहे हैं आप, आपने प्रेशर बढ़ाया, आयतन कम हो गया। तो आइए समझ गए। इसे आप एक गुब्बारे के रूप में भी ध्यान रख सकते हैं। गुब्बारा आपने उसे फुलाने के लिए पहले प्रेशर कम दिया, तो प्रेशर कम दिया तो कम फूलेगा, लेकिन जैसे जब उसमें आपने जो कहना चाहिए उस पर जो प्रेशर एक पहले फुला लिया तो कुछ प्रेशर है, तो वो आपका उस समय जितना आपका आयतन जितना है वो आप देख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे उसको दबा करके उसमें प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसका आयतन कम होने लगेगा, क्योंकि वो संपीड़ित होने लग जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से गैस संपीड़ित होने लग जाती है, याद रखिएगा, प्रेशर बढ़ाने से गैस संपीड़ित होने लग जाती है। तो आइए, प्रेशर बढ़ा दिया आपने, सब कुछ कर दिया बिल्कुल। तो यहाँ पर भी इनके मध्य जो संबंध है वो भी समझ गए। तो प्रेशर और संबंध बिल्कुल समझ गए हैं आप, आपके दिमाग में घुस गया है। तो यहीं से आप एक और चीज, जब समानुपाती नियतांक हटाएंगे, एक कांस्टेंट समानुपाती कांस्टेंट लगेगा, आपको ये चीज तो पता है, और इसी वजह से इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये पी भी। मान लीजिए आपको इनिशियल प्रेशर, अब मान लीजिए आपने इनिशियल प्रेशर जैसे कि आपने वहां रखा था, इनिशियल प्रेशर आपका P1 था और V1 जो इनिशियल वॉल्यूम है, तो वो किसी भी चीज का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमेशा दाब और आयतन का गुणा करने पर एक नियतांक ही प्राप्त होगा। तो वो नियतांक मान लीजिए K है, और इसमें जो P2 V2 करेंगे, जो आपका एंडिंग प्रेशर होगा, एंडिंग प्रेशर और एंडिंग वॉल्यूम, ये भी आपका इन दोनों का भी जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक नियतांक होगा, और नियतांक होगा तो दोनों नियतांक ही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वल हो गए तो इस नियम के अनुसार हम न्यूमेरिकल करते हैं। इस समीकरण को आप ध्यान रखेंगे, इस समीकरण को P1 V1 बराबर P2 V2। तो दोस्तों अब ये समीकरण आपके दिमाग में बैठ चुका है, इस समीकरण को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इसी समीकरण के साथ साथ एक और समीकरण हम बनाते हुए चलते हैं, जो कि है दाब घनत्व संबंध। दाब घनत्व संबंध क्या होगा यहाँ पर जब आपने स्टार्टिंग का जब प्रेशर आपका P है, आपका आयतन V होता है बराबर K होता है, ये ध्यान है आपको। तो आप और एक चीज संबंध जानते हैं, इसे आप समीकरण नंबर 1 देंगे, इसे। तो समीकरण नंबर 1 दे दिया आपने। उसके बाद आप एक और बात जानते हैं कि घनत्व स्मॉल d बराबर m अपॉन v। द्रव्यमान बटे आयतन होता है आपका घनत्व। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से अब आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो m अपॉन डी हो जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पर इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इस मान को समीकरण नंबर पर 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, P m अपॉन डी बराबर K। और गैस तो हमने कोई गैस तो बदले नहीं है, गैस हम तो बदल नहीं रहे हैं, वो गैस जो पहले थी वही गैस का यूज बाद में भी करते हैं। तो वहां पर आपका जो m है, m अब यहाँ पर m कांस्टेंट हो जाएगा, m बराबर कांस्टेंट। तो इसे कांस्टेंट के साइड में ले जा लेंगे, P बाई डी इज इक्वल टू K बाई m। और इसे ही एक नया नियतांक मान लीजिए आपने C दे दिया, इसे ही एक नया नियतांक, तो ये मिल गया। तो क्या होगा, इसके जरिए आप एक और संबंध लिख सकते हैं कि P1 अपॉन D1 बराबर P2 अपॉन D2।
अब ये संबंध कैसे आया, बिल्कुल आप अपने कॉपी में एक बार करके देखें इस स्टेप को, यहाँ से लेकर के जो आपकी ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइन में से जो ऊपर वाली लाइन है, ऊपर लाइन को आपने समझ गए होंगे तो ये संबंध आपका आराम से आ जाएगा, और नहीं समझा होगा तो बिल्कुल आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, तो आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो रही आपकी जो दोनों संबंध हैं, दोनों संबंधों को आप ध्यान रखेंगे इन दोनों को। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की ओर, जो कि है इन दोनों नियमों पर आधारित एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर क्या कह रहा है, तो जो जो चीजें दी हुई हैं, तो पहली चीज एक जो आपको पहली चीज एक प्रेशर 0.2 दिया हुआ है, आप यूनिट पे जाएंगे तो 0.2 के बार है, 0.2 बार है, जब ये बार है तो ये एक प्रेशर होगा, और यहाँ पर इसे मान लीजिए आप P1, अब जिसे अब यहाँ पहले दिया हुआ है तो इसे P1 मान लीजिए। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि सेकेंड नंबर पे फिर से एक बार वाली चीज दे दी गई है, P बराबर 1 बार, और यहाँ पर एक और चीज है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे इसे P2 कह सकते हैं, और यहाँ पर इसी दाब पर बात की गई है, तो इस दाब पर काय की बात की गई है, आयतन की बात की गई है, क्योंकि सेंटीमीटर सॉरी लीटर की बात है, लीटर जो है हमेशा यूनिट होती है आपकी काय की, लीटर हमेशा यूनिट होती है आपकी आयतन की, वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और इसे आप V2 नाम देंगे। तो आपका संबंध क्या था, P1 V1 बराबर P2 V2 C, ये लिखेंगे आप। यहाँ पर P1 बराबर क्या है 0.2, V1 को आप यहाँ पर और फिर लिख देंगे आप V1 बराबर V लेने पर, ये कहेंगे आप, तो क्या लिखेंगे आप 0.2 इंटू V बराबर 1 इंटू 2.27, ये लिखेंगे आप। अब V बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको 2.27 तो वैसे ही मिलने वाला है, 2.27 बाई 0.2। अब इतनी तो मैथ्स आनी चाहिए आपको, नहीं आती तो आप पुराने क्लास जो छोटी क्लासेस को दोबारा जा करके पढ़ सकते हैं आप, नहीं तो फिर छोटे बच्चों के तरीके से बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 22.7 के बटे में 2, ऐसे लिखेंगे आप, तो V बराबर 11.35 ये आ जाएगा लीटर में, तो ये आपका क्या गया V1। तो क्या होगा कि आप तब लिखेंगे कि आप अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझे, तो क्वेश्चन में यहाँ तक मैंने आपको पहले सवाल करके बता दिया, अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था अब बताता हूँ मैं। क्वेश्चन आप समझेंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि एक गुब्बारा है, मान लीजिए, तू हल्ला क्यों कर रहा है बेट, निकल तू यहाँ से, फालतू में यहाँ पर हल्ला कर रहा है, रख यहाँ पर रख। मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। तो आइए दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे एक गुब्बारा है जिससे कि फुलाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर P2 जरूर लिख दिया, लेकिन यहाँ पहले वो एक बार है, मतलब कुल मिलाकर के एक प्रेशर है, प्रेशर को कुछ एक बार, तो एक बार प्रेशर क्या होता है, जिसमें मान लीजिए रूम प्रेशर, तो आइए प्रेशर एक बार प्रेशर कौन सा होता है, रूम प्रेशर आप मान लीजिए, इससे क्या मान सकते हैं आप, रूम टेम्परेचर की तो बात सुनी होगी, लेकिन साथ ही साथ इसे रूम प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए एक सामान्य एकदम खुला तंत्र है, खुला तंत्र में इसमें यहाँ पर क्रिया की जा रही थी, तो वहाँ पर जो प्रेशर उसी प्रेशर पर एक गुब्बारा था, जिसे इतना फुलाया जा चुका था, पहले से ही इतना फुलाया जा चुका था, लेकिन जब वो दाब घटाने की कोशिश की गई, जब फिर दाब घटाया, जब दाब घटाया तो वो एक्सपेंड होगा, उसका आयतन बढ़ेगा। किसी भी चीज में आप किसी भी गैस का
दाब घटाएंगे तो वो एक्सपेंड होगी और उसका आयतन बढ़ता जाएगा, और आयतन बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद वो फूट जाएगा। तो इसी इतना आयतन के बाद इसका आयतन बढ़ नहीं सकता, और इस आयतन के बाद वह फूट जाएगा। ये बात की गई थी, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें, आज के जितने टॉपिक्स बताए गए हैं, बिल्कुल आपको समझ आ गए। तो आज आपको इतना ही समझाया जा रहा है, और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितनी भी जानकारी दी गई होगी आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गई होगी। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो जो कि रेगुलर बेस पर वीडियो मिलने वाले हैं, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा इंतज़ार करते रहिए। आता हूँ मैं आपको 24 तारीख को मिलूंगा, इसके बाद 24 तारीख को सुबह 8 बजे मिलूंगा इसके बाद। तो दोस्तों इसी के साथ आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।